सेक्स की दवाइयों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा वायग्रा, टैडलाफिल, इस तरह की दवाइयाँ हैं। और ये चूँकि ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं तो तकरीबन हर इंसान की दस्तरस और उसकी पहुँच में मौजूद हैं। कोई भी आदमी इनको ख़रीद सकता है, खा सकता है, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं दवाइयों का एक ओवरव्यू देता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इन दवाइयों की हकीकत क्या है, कैसे ये इस्तेमाल की जा सकती हैं, क्या इनके फ़ायदे हैं और क्या इनके नुकसान हैं और कौन लोग इन्हें ना लें, और इसका एक नेचुरल सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। आज की ये वीडियो ये होगी और मैं कोशिश करूंगा कि इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस टॉपिक पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं। वायग्रा क्या है, टैडलाफिल क्या है, ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, क्या इनका तरीका है, जिससे आपको आसानी हो, सही समझ सकें और सही फैसला ले सकें और अपनी सेहत के साथ एक सही डिसीजन ले सकें। आइए शुरू करते हैं। बेसिकली टैडलाफिल, सिल्डेनाफिल, वायग्रा, सियालिस, मेगालिस, ये जितने भी नाम हैं ये सारे नाम हैं एक कॉमन दवा के जिसका नाम है PDE5 इनहिबिटर्स। PDE5 इनहिबिटर्स। मैं इस वीडियो में बार बार इस नाम को लूँगा, वायग्रा के साथ, टैडलाफिल के साथ, मेगालिस के साथ, बार बार हम इसका नाम लेंगे जिससे आपके लिए आसानी हो कि बेसिकली क्या है। यूँ समझ के चलिए कि PDE5 इनहिबिटर एक क्लास है दवाइयों की, उस क्लास के अंदर ये सारी दवाइयाँ आती हैं जिसके अंदर सिल्डेनाफिल सिट्रेट है, टैडलाफिल है, एवेनाफिल है, इस तरह की सारी दवाइयाँ। इनके लास्ट में फिल लगता है, FIL, फिल, टैडलाफिल, सिल्डेनाफिल। जिस दवा के आखिर में FIL लगता है वो इस क्लास के अंदर आती हैं जिसे हम PDE5 इनहिबिटर्स बोलते हैं। आगे चलने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं PDE5 इनहिबिटर्स होता क्या है। हमारे शरीर के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है PDE5, फॉस्फोडाइएस्टेरेज 5। PDE5 एक नाम का एंजाइम है। ये एंजाइम आपके इरेक्शन के खिलाफ काम करता है, यानी कि आपकी बॉडी में जब भी आप सेक्स के लिए तैयार होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक केमिकल बनता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का केमिकल एक दूसरे केमिकल को आपकी खून की नलियों के अंदर बनाता है जिसे हम बोलते हैं साइक्लिक GMP। ये साइक्लिक GMP ही आपके लिंग में इरेक्शन लेके आता है। ये वाला केमिकल साइक्लिक GMP ही आपके लिंग में इरेक्शन लेके आता है और इसको मजबूत तनाव देता है। ये वाला एंजाइम जो आपकी बॉडी में मैंने बताया PDE5, ये एंजाइम इस साइक्लिक GMP को तोड़ देता है। जब ये इसको तोड़ता है तो यकीनन जब ये तोड़ता है तो ये तो इरेक्शन लाने वाली केमिकल है बॉडी के अंदर, इसको इसने तोड़ दिया तो ये गिर जाएगा नीचे, गिरेगा तो इरेक्शन भी खराब होगा। ये जो दवाइयां मैंने आपको बताई PDE5 इनहिबिटर्स, वो इस एंजाइम को जो इसको तोड़ रहा है इनको रोक देता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी को मारने जा रहा है और आपने उसको रोक दिया कि नहीं भाई इसको मत मारो, तुम इसको बिल्कुल परेशान मत करो, उसको उसका काम करने दो। इसी तरह से ये दवाइयां इस एंजाइम को रोक देती हैं जिससे आपके लिंग में तनाव आ जाता है। तो इसलिए इनका नाम पड़ा PDE5 इनहिबिटर्स, यानी कि ये इनहिबिट कर देती हैं, रोक देती हैं इस PDE5 को। तो ये क्लास है और मैंने इसके अंदर बताया आपको कि 4 दवाइयां दुनिया भर में इस्तेमाल होती हैं इस क्लास के अंदर। सबसे पहले जो दवा लॉन्च की गई थी 90s के शुरुआत में, वो सिल्डेनाफिल थी जिसको वायग्रा के नाम से जाना गया था। बहुत मशहूर हुआ इंटरनेट पर, इधर उधर वायग्रा वायग्रा वायग्रा। तो ये सिल्डेनाफिल सिट्रेट था जो तकरीबन 25 mg से लेकर 100 mg तक इस्तेमाल किया जाता था और किया जाता है। फिर इसके बाद एक दूसरी दवा जो इस सिल्डेनाफिल से थोड़ी और बेटर थी, काम करने में भी जल्दी भी काम शुरू करती थी और देर तक काम को करती थी, तो उस दवा का नाम था टैडलाफिल। टैडलाफिल को 2.5 mg से लेकर 20 mg तक इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एक दूसरी दवा जो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन नहीं है, बाहर कंट्रीज में यूज की जाती है, एवेनाफिल, वर्डेनाफिल टाइप की कुछ 2 और दवाइयां हैं। जैसे इनके नाम जो हैं लेविट्रा नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, स्लेंड्रा नाम के से भी ये मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ये 2 दवाइयां अनकॉमन हैं, बहुत रेयर यूज़ की जाती हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो सिल्डेनाफिल सिट्रेट है और टैडलाफिल है। तो आइए आज मैं गहराई से जो बात करूंगा वो इन 2 दवाइयों को सामने रख के करूंगा क्योंकि यही इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं।
जैसे मैंने बताया PDE5 इनहिबिटर्स हैं। इन दवाइयों के फायदे क्या हैं इसको समझिए। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ये दवाइयां क्या करती हैं कि जब उस PDE5 एंजाइम को ये रोक देती हैं तो क्या होता है कि ये दवाइयां आपकी खून की नलियों को खोलने में फायदा करती हैं, खून की नलियों को खोलने में फायदा करती हैं, उनको चौड़ा कर देती हैं। जब चौड़ा कर देती हैं तो आपके लिंग के अंदर ज्यादा ब्लड जाने लगता है। जब ज्यादा ब्लड जाने लगता है तो जितना ब्लड पेनिस के अंदर जाएगा आपके लिंग का तनाव उतना ही ताकतवर और मजबूत और लॉन्गर होगा। इसको समझना चाहिए। एक बात और आपको मजे की बताता हूं, आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये दवाइयां लिंग में तनाव के लिए नहीं बनाई गई थी। साइंटिस्ट काम कर रहे थे इन दवाइयों पर एंजाइना के ऊपर, हार्ट पेन के ऊपर और ब्लड प्रेशर के ऊपर, हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो इस स्टडी के दौरान जब उन्होंने अपने मरीजों को, जो हार्ट पेन के मरीज थे, हाई बीपी के पेशेंट थे, उनको जब ये दवाइयां दी तो ये पाया कि उनके लिंग का तनाव ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो गया। तो उन लोगों ने सोचा यार हम ट्रीट तो इसको इस तरह कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है पेशेंट के साथ कि पेशेंट कहता मेरे लिंग का तनाव बड़ा स्ट्रांग हो गया दवा खा के। तो जब उसको और डिटेल स्टडी किया तो पता लगा कि इनका ये भी फायदा है। तो यूं समझ के चलिए कि एक्सीडेंटली ये डिस्कवर हुई थी। ये दवाइयां बनाई नहीं गई थी, बनाई किसी और काम के लिए गई थी, पर पता इनका ऐसे लगा। तो इसको समझना है हमने। ये एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में ड्यूरिंग वीडियो आ गई तो मैंने आपको बता दिया। तो हम बात कर रहे थे वायग्रा की और टैडलाफिल की। तो टैडलाफिल और वायग्रा, इन दवाइयों की खूबी यह है कि ये लिंग में खून की सप्लाई को बढ़ा देती हैं, जिससे आपके लिंग का तनाव कुछ ही मिनटों के बाद, या कुछ मिनटों से मुराद 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट के बाद लिंग का तनाव स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है और आपको एक अच्छा इरेक्शन मिलता है। लेकिन अब यहीं एक बात और समझनी है कि आपका इरेक्शन अच्छा तो हो गया, पर क्या यह परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जब तक सही सही कॉज ना जान लिया जाए और उसका सही सही ट्रीटमेंट ना किया जाए, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये दवाइयां आपको टेम्परेरी फायदा तो पहुंचा सकती हैं और पहुंचा रही हैं और वाकई बहुत अच्छा काम भी करती हैं। ना उम्मीद आदमी को फौरन उम्मीद जगा देती हैं, परेशान आदमी की परेशानी को फौरन खत्म कर देती हैं और उसको इरेक्शन दे देती हैं, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन तो वही होगा जो बीमारी के कारण को खत्म करे। आइए आगे चलते हैं। तो जब इन दवाइयों से ब्लड सप्लाई खुलती है, लिंग का तनाव ताकतवर हो जाता है, तो यकीनन इरेक्शन अच्छा होता है। इसी चीज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये ओवर द काउंटर अवेलेबल है। यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये हर किसी की अप्रोच में है। यानी कि हर आदमी, वो बच्चा कि जिसकी उम्र अभी कम है, जिसको कुछ भी नहीं मालूम अपने जिस्म के बारे में, वो भी इसको खरीद के खा लेता है, और कोई दूसरा बीमार आदमी जो किसी भी उम्र का आदमी है वो भी इसको खरीद के खा लेता है। यहीं से इन दवाइयों के खतरनाक साइड इफेक्ट शुरू होते हैं। मैं इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स को दो कैटेगरी में तोड़ता हूं। साइड इफेक्ट्स क्यों बता रहा हूं? मैंने फायदा पहले बताया, इंस्टेंट काम करती हैं, बहुत फायदा पहुंचाती हैं और बहुत कारगर दवाइयां हैं, बहुत हेल्प करती हैं डॉक्टर्स की अपने मरीजों के लिए कि उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में मैक्सिमम फायदा पहुंचाया जा सके। लेकिन अब मैं इनके नुकसान की तरफ क्यों आ रहा हूं? क्योंकि इनका यूज जिस तरह से किया जा रहा है वो खतरनाक है। मैं पहले वो बताता हूं जो कॉमन साइड इफेक्ट इन दवाइयों से आते हैं, जो एक वक्त तक रहते हैं और उसके बाद खत्म हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते। इनमें नंबर 1 है हेडेक, सर का दर्द होना, सर का भारीपन होना, सर में बेचैनी होना। दूसरा है बॉडी पेन होना, आपकी टांगों में, पिंडलियों में, हाथों में, कमर में दर्द हो सकता है इनको लेने के बाद। तीसरा है नाक का बंद हो जाना, जैसे कोल्ड में सिम्टम्स आते हैं ना, नाक स्टफी हो जाती है, सर भारी हो जाता है, बदन गिरा गिरा सा रहता है, इस तरह के साइड इफेक्ट्स इसके अंदर आ सकते हैं। और चौथा इसका साइड इफेक्ट होता है देखने में प्रॉब्लम होना। ये एक इसका साइड इफेक्ट ऐसा है कि अगर ये कुछ देर तक ठीक ना हो तो फौरन इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब मैं बताने चाहूंगा आपको कि इसके कुछ डेंजरस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इन दवाइयों का। आइए मैं इससे पहले एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूं कि इन दवाइयों के ये खतरनाक साइड इफेक्ट क्यों आते हैं। वजह उसके पीछे दो है। एक तो ये कि इस दवा की टेंडेंसी ही ये मेजर साइड इफेक्ट लाने की है, दूसरा इसका यूज करने का गलत तरीका। न सही डोज लोगों को मालूम होती है। देखिए, एक आम आदमी को कैसे पता लगे कि मेरी बीमारी क्या है और मेरे शरीर की असल जरूरत क्या है? ये तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही समझ सकता है ना कि आपके शरीर की असल जरूरत क्या है।
कुछ लोग अक्सर क्या होता है, आपको हैरत होगी जान के कि अक्सर इन दवाइयों को, टैडलाफिल को, वायाग्रा को, इनकी ट्रिपल डोज में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उसी आदमी के लिए 1/3 डोज भी काम कर सकती है। लेकिन चूंकि पेशेंट को मालूम ही नहीं होता, जहां मेडिकल स्टोर से आप खरीद रहे हैं, जिस फार्मासिस्ट से, उसको मालूम ही नहीं है कि इन दवाइयों की डोज सही क्या हो सकती है, बीमारी क्या है, वजह क्या है, कैसे ट्रीट करना है, इसका इल्म ही नहीं होता, इसकी उसको इंफॉर्मेशन और नॉलेज ही नहीं होती, तो वो आपको कैसे बताएगा। आप जाएंगे, भाई मुझे सेक्स की गोली दे दीजिए, मुझे यार अब किसी अपने वाइफ के पास जाना, इरेक्शन नहीं आ रहा है, आप मुझे कोई गोली दे दीजिए, वो फौरन आपको उठा के मैनफोर्स दे देते हैं 50 मिलीग्राम में, टैडलाफिल उठा के आपको सियालिस मेगालिस 20 mg उठा के देते हैं। तो शुरुआत ही हायर डोज से हुई, जिसका नतीजा आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो कि कुछ मेजर साइड इफेक्ट आने लगते हैं और वो खतरनाक होते हैं। वो है, उसमें नंबर 1 जो खतरनाक साइड इफेक्ट है वो प्रीएपिज्म, यानी कि आपके लिंग के अंदर तनाव रुका रह जाता है, डिस्चार्ज होने के बाद भी आपका लिंग नीचे नहीं बैठता। और अगर ये तनाव, ये लिंग का इरेक्शन 4 घंटे के अंदर अंदर खत्म ना हो तो ये आपके लिंग को परमानेंट डैमेज कर सकता है, यानी कि हमेशा के लिए आप नामर्द हो सकते हैं। तो अगर किसी आदमी के साथ ऐसा कभी हो जाए कि ये दवा लेने के बाद 4 घंटे उसका इरेक्शन खत्म ही नहीं हो रहा है, तो वो इंतजार ना करे 4 घंटे का। अगर 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे तक भी खत्म नहीं हो रहा तो फौरन इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करे या अपने किसी भी लोकल हॉस्पिटल और क्वालिफाइड डॉक्टर से कांटेक्ट करे इमीडिएटली। ये इसका एक, हालांकि ये रेयर है, कॉमन नहीं है, आमतौर से नहीं होता, पर हो सकता है। दूसरा इसका साइड इफेक्ट होता है जो इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिमाग ये सोचने लगता है कि मैं गोली लूंगा तो सेक्स होगा, मैं गोली लूंगा तो सेक्स चलेगा, मैं गोली लूंगा, मैं टैडलाफिल लूंगा, मैं वायाग्रा लूंगा, मैं मेगालिस लूंगा, मैं सियालिस लूंगा तो मेरा शरीर काम करेगा, मेरा लिंग काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और ये डिपेंडेंस जब आनी शुरू हो जाती है, एक लिमिट पे आके ये दवाइयां अपना काम छोड़ देती हैं। अभी आपको जो 10 mg भी काम कर रहा था, अब आप उसे 20 कर देंगे, 20 भी फेल हो जाएगा। अब 20 से ऊपर की यूज करेंगे तो खतरनाक साइड इफेक्ट होकर आपको खतरनाक और डेंजरस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जो आने वाले आपके फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तीसरा इसका खतरनाक साइड इफेक्ट है कुछ दवाइयों के साथ इंटरेक्शन, कुछ दवाइयों के साथ इंटरेक्शन, खासकर नाइट्रेट्स के साथ। नाइट्रेट्स वो दवाइयां होती हैं जो अक्सर हार्ट पेशेंट को दी जाती हैं, जिन्हें दिल के दौरे पड़ते हैं, पुराने एंजाइना, हार्ट के पेन हुआ करते हैं, उनको ये दवाइयां अक्सर दी जाती हैं। अगर ऐसे आदमी को जो नाइट्रेट्स ले रहा हो, जो पेशेंट को खुद नहीं मालूम होता, अगर वो नाइट्रेट्स ले रहा है और ऐसे आदमी को टैडलाफिल, वायाग्रा, सुहाग्रा, मैनफोर्स इस तरह की दवाइयां दे दी जाएं तो इन दोनों के बीच खतरनाक इंटरेक्शन होता है और आपका ब्लड प्रेशर 0 लेवल तक आ सकता है, जो आज जानलेवा साबित होगा, जानलेवा साबित हो सकता है। ये उसके कुछ खतरनाक साइड इफेक्ट हैं। दवाइयां इफेक्टिव हैं, कारगर हैं, लेकिन कब? कि जब इनको देने वाला क्वालिफाइड डॉक्टर हो, वो जानता है आपके शरीर की जरूरत क्या है और इन दवाइयों का इस्तेमाल कितने दिन के लिए और कब तक और किस डोज में करना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि कितनी डोज में, कितने दिनों तक और किस कंडीशन में, किस टाइम में, दिन के किस हिस्से में इसका इस्तेमाल करना है, कैसे देना है, फूड के साथ देना है, बिना फूड के साथ देना है, कॉफी के साथ देना है, बिना कॉफी के साथ देना है। अगर पेशेंट को साइड इफेक्ट आए तो कोई इसके साथ हम इंपॉर्टेंट ऐसी दवा ऐड कर दें कि जिससे वो साइड इफेक्ट कम हो जाए, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। तो मैं एक बात कहा करता हूं, उसे आप भी सुनिए, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर अगर कोई भी है, उसको अगर एक राइट अमाउंट में, राइट जगह यूज किया जाए तो वो पावरफुल दवा बन सकता है। इसी तरह दुनिया की कोई भी पावरफुल दवा है, अगर उसे गलत जगह पर, गलत डोज में इस्तेमाल किया जाए तो वो खतरनाक जहर बन सकती है। तो इसे समझिए। ऐसा नहीं कि आप ओवर द काउंटर कहीं भी जाके कुछ भी खरीद लेते हैं बिना किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए, और आपको लगता है कि यार सारी दुनिया लेती है, किसी को कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। सारी दुनिया का आपको नहीं पता कि किसको क्या हुआ, आप अपने साथ नहीं खेल सकते।
ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेक्स के नाम पर या सेक्स करने के नाम पर हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी को आफत में ना डालें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किन लोगों को ये दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, किन लोगों को। हालांकि ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि वायग्रा, मैनफोर्स, सियालिस, मेगालिस, टेडलफिल, वनलफिल ये दवाइयाँ किसको दी जाए और किसको नहीं, ये डॉक्टर एग्जैक्टली डिसाइड करता है। लेकिन मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ कि किन लोगों को इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें टॉप लिस्टेड वो लोग हैं जिनको ये मालूम हो कि इस तरह की दवाइयों से उनको एलर्जी होती है। अगर आपको कभी जिंदगी में दवा लेके इससे एलर्जी हुई थी कि जैसे बदन में खुजली का होना, होंठों का सूज जाना, आंखों से पानी का आना या घबराहट और बेचैनी का होना, तो ये लोग इसे बिल्कुल दोबारा ट्राई ना करें बिना डॉक्टर की सलाह के, हरगिज भी, ये जानलेवा हो सकता है। नंबर 2 है वो लोग जो नाइट्रेट्स ले रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि जिनको ये पता है कि मैं हार्ट का पेशेंट हूं, मेरी कुछ दवाइयां चल रही हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के छुए बिना इस गोली को। तीसरी चीज होती है वो लोग के जिनको पुरानी, क्रोनिक और सीवियर हार्ट की या लीवर की प्रॉब्लम है। लीवर की कुछ बीमारियां होती हैं, हार्ट की कुछ क्रोनिक और ख़तरनाक बीमारियां होती हैं, जिनको मालूम है कि मैं इस तरह की बीमारी से गुजर रहा हूं, वो अपनी मर्जी से इन दवा को कभी भी यूज़ ना करें। चौथे वो लोग हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर अक्सर लो रहता है, बहुत ज़्यादा लो रहता है, या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन यानी कि बहुत ज़्यादा बीपी का हाई रहना, ऐसे मरीज भी इसे हरगिज़ ना लें, ऐसे मरीज भी इसको हरगिज ना लें। और चौथी कैटेगरी वो है लोगों की कि जिनके लिंग में किसी किस्म का टेढ़ापन हो, खासकर पायरियन डिसीज की वजह से। जिन लोगों के लिंग में बिल्कुल टेढ़ापन है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, इधर या उधर, तो वो लोग इस दवा का हरगिज भी इस्तेमाल ना करें जब तक कि क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट ना बताए। अब चलते चलते मैं 2-4 आपको एक बूटियां बताता हूं कि जो नेचुरल वायग्रा की तरह काम करती हैं, नेचुरल वायग्रा की तरह। जी हां, वो भी PDE5 इनहिबिटर्स की तरह ही काम करती हैं। ये एक अच्छी बात है और उन पे स्टडीज भी हैं, तो उनका हम ये भी कह सकते हैं कि उनको यूज किया जा सकता है। कुछ दवाइयां, कुछ बूटियां आपको इंडिया में मिल जाएंगी, कुछ नहीं मिलती हैं, मैं नाम उनके बता रहा हूं, लेकिन इनको भी आपने ट्राई खुद नहीं करना है। मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप इन्हें खुद ट्राई करने लग जाएं, क्योंकि आपका जिस्म बहुत कीमती है, आपकी सेहत बहुत कीमती है। इसके साथ खिलवाड़ सेक्स के नाम पर मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह अक्लमंदी की बात होगी। ये एक बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे थोड़ी देर के मज़े के लिए आप हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी को आफत में और मुसीबत में डाल दें और फिर किसी भी काबिल ना रहें। लेकिन ये बूटियां हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें 4 मेरे इस वक्त जहन में आ रही हैं कि जिनके पीछे कुछ स्टडीज़ भी हैं। एक है हॉर्नी गॉटवीड, एक प्लांट है, इस प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है, इसके कुछ सप्लीमेंट्स भी मार्केट में मिलते हैं। तो इसको भी पाया गया है कि ये इसी साइक्लिक GMP को इम्प्रूव करता है, PDE5 इनहिबिटर की तरह काम करता है। दूसरा है ब्लैक जिंजर, जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होता आमतौर से, इसके कुछ स्पेशल सप्लीमेंट्स होते हैं, वो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं लेकिन इजीली नहीं मिल पाते, इसके लिए भी कुछ स्टडीज़ हैं। इसी तरह से ऑसेज ऑरेंज, ये भी एक बूटी है, तो इसका काम भी PDE5 इनहिबिटर की तरह है। हाँ, हमारे इंडिया में जो कॉमन दवा है जो मिल जाती है और जिसका हमारा तजुर्बा है कि जवान लड़के जिनको कोई दूसरी बीमारी और नहीं है वो यूज़ करते हैं तो फ़ायदा होता है, वो है ट्रिब्यूलिस टेरेस्ट्रिस, ट्रिब्यूलिस। इसका इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद साबित होता है और कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को ये बढ़ाती हैं और PDE5 इनहिबिटर की तरह भी काम करती हैं। तो ये एक ऐसी बूटी है जो हम आम तौर से यूज़ कर लिया करते हैं और इसका फ़ायदा भी पहुंचता है लोगों को। और एक जवान लड़का जिसको आगे पीछे कोई और बड़ी बीमारी नहीं है, वो अगर इसका यूज़ करे सही अमाउंट में तो उसको फ़ायदा भी होगा बिना किसी नुकसान के, इसे यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा मैं चलते चलते 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आपको और बताता हूँ। वायग्रा और टैडलाफिल से जुड़ी जो बातें थी वो तो तकरीबन मुकम्मल हुई कि किस तरह से इनको यूज़ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में एक बात को और समझिए, जैसे मैंने बताया कि ये दवाइयाँ फ़ायदा करती हैं, ये दवाइयाँ बहुत फ़ायदेमंद हैं, फ़ायदा करती हैं, लेकिन सही डॉक्टर के सुपरविज़न में। लेकिन ये आपकी बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं। प्रो एथलीट बनना लाखों लोगों के लिए एक आरज़ू है, लेकिन कभी कभी कामयाबी तलाश करना बहुत आसान